जब एनसीईआरटी में से पेपर ही नहीं आता तो कहाँ से पढ़े? यही डाउट होगा आपका भी जब आप बोर्ड्स देकर आए थे। आज अपन इसी के बारे में बात करना है। तुम्हारे बोर्ड्स 2 के साइंस का रोड मैप कैसा रखना है उसके बारे में बात होगी। जो भी प्रॉब्लम्स तुम्हें आ रही थी कि पढ़े कहाँ से, बुक्स नहीं है, बुक्स में जो आता है वो पेपर में नहीं आता, पेपर में क्वेश्चंस कहाँ से आ रहे हैं, इनडायरेक्ट क्वेश्चंस बहुत सारे हैं, कभी ऐसे क्वेश्चंस देखे नहीं, क्या प्रॉब्लम्स है, इन सारी प्रॉब्लम्स को आज अपन सॉल्व करने वाले हैं। तो आज लास्ट तक बने रहना। देखो, तुम्हारा ओवरऑल जो पेपर है वो 80 मार्क्स का आएगा एज यूजुअल, जिसमें 20 मार्क्स के तुम्हारे एमसीक्यूज और ऑब्जेक्टिव टाइप रहेगा, बाकी 60 मार्क का पेपर रहेगा। कुछ बेसिक सिचुएशन ऐसे डिवाइडेड है कि तुम्हारा बायोलॉजी जिसमें 5 चैप्टर आने वाले हैं वो 30 मार्क्स का आएगा इन टोटल। फिजिक्स जिसमें 4 चैप्टर हैं वो 25 मार्क्स का, और केमिस्ट्री भी 25 मार्क्स का। ये कुछ बेसिक्स है। तो बायोलॉजी 30 मार्क का पेपर है, उसके बाद फिजिक्स 25 मार्क का वेटेज रखता है और केमिस्ट्री 25 मार्क्स का वेटेज रखता है। इसमें कुछ कुछ चैप्टर्स बायोलॉजी में लाइफ प्रोसेस, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, रिप्रोडक्शन, हेरिडिटी, आर एनवायरनमेंट। सिमिलरली फिजिक्स में लाइट जिसमें 2 पार्ट्स है, रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन। उसके बाद ह्यूमन आई, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिक इफेक्ट्स। उसके बाद केमिस्ट्री में 4 चैप्टर्स हैं, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स एंड कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। सो कैसे इन चैप्टर्स को करना है, इतना सारा सिलेबस है, 5-6 दिन बचे हैं, उसमें और भी एग्जाम्स हैं, उन सब के लिए भी पढ़ाई करनी हो सकती है। तो कैसे क्या टाइम मैनेज करना है, क्या पढ़े, क्योंकि सारा पढ़ना इम्पॉसिबल है। हो सकता है कि तुम्हें सारा पढ़ने की वजह से भूल भी रहे हो। तो ये मल्टीपल डाउट्स आज की क्लास में अपन सॉल्व करने वाले हैं। सबसे पहले ये देखो कि कौन कौन से चैप्टर्स कितना कितना वेटेज रखते हैं। तो ओवरऑल अपन को ये तो पता है कि बायोलॉजी 30 मार्क्स की आती है, बट देन उसमें कैसे मार्क्स डिवाइडेड है, कैसे मार्क्स बाइफिकेटेड है, ये भी पता होना चाहिए। सो एमसीक्यूज लगभग 9 मार्क्स के आने वाले हैं, 9 एमसीक्यूज आने वाले हैं, यानी कि 2 मार्क के 3 क्वेश्चन आने वाले बायो में, 3 मार्क के 2 क्वेश्चन आने वाले हैं, एंड 4 और 5 के ओवरऑल सब में एक एक की क्वेश्चन आता है। एमसीक्यूज की बात करें फिजिक्स में तो 3 एमसीक्यू फिजिक्स में आएंगे, 2 मार्क्स के 2 क्वेश्चन आ सकते हैं, 3 मार्क्स के 3 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है। केमिस्ट्री में अगर बात करें तो 8 एमसीक्यूज तुम्हारे, अभी जो बोर्ड मैंने एनालाइज करे उसके बेसिस पे तुम्हारे 8 एमसीक्यूज केमिस्ट्री में आए हैं। 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन है, 3 मार्क्स के 2 क्वेश्चन है, वही 4 और 5 मार्क्स के एक एक क्वेश्चन है। तो ओवरऑल जो पैटर्न है वो 4 और 5 मार्क्स के जो क्वेश्चन है वो एक एक आ रहा है। इसका मतलब अपन को होल हार्टेडली जो भी पढ़ाई करनी है वो उस अकॉर्डिंग करनी है, जिसमें कि 4 और 5 के एक एक क्वेश्चंस के बेसिस पर अपन उसको जज करेंगे कौन सा क्वेश्चन आ सकता है। जो बड़े लेवल के क्वेश्चंस हैं, फॉर एग्जांपल कंसेप्ट बेस्ड जो है, एप्लीकेशन बेस्ड है, जो बड़े एक्सप्लेनेशन रखते हैं, उन क्वेश्चंस को अपन 4 और 5 मार्क्स की कैटेगरी में रखेंगे। इन केस तुम्हारे पास सेट 1, सेट 2 और सेट 3 बोर्ड्स के जो पेपर है अगर वो नहीं हो तो कमेंट डाउन कर देना, मैं कैसे भी आपको अवेलेबल करवा दूंगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चैप्टर वाइज वेटेज के बाद अब तुम देखो बायोलॉजी का जो 30 मार्क का जो ब्रैकेट है उसमें कुछ भी ये फिक्स नहीं है कि कौन सा चैप्टर कितने मार्क का है। ऑलमोस्ट हर चैप्टर का सीबीएसई ने इक्वल वेटेज रखा है, अराउंड 6 to 5 मार्क्स, 6 to 7 मार्क्स। अब एक क्वेश्चन ज्यादा एक क्वेश्चन कम के बेसिस पे वो एवरेज चेंज हो जाता है। तो जो जो ओवरऑल इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं आज लेकर आया हूँ इनको देख लो। इन केस तुम्हारा अगर पूरा पढ़ाई नहीं भी हुआ है तो अराउंड 60 मार्क्स के आसपास तुम लोग स्कोर कर लोगे, अगर ये टॉपिक्स भी जो मेजर मेजर में मार्क करवा रहा हूँ उतने भी अगर कंप्लीट होल हार्टेडली अच्छे से कर लोगे। तो बायोलॉजी में स्टार्ट करते हैं लाइफ प्रोसेस से। लाइफ प्रोसेस में 4 कैटेगरी है, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपिरेशन और एक्सक्रीशन। न्यूट्रिशन में ये डायग्राम इंपॉर्टेंट है, ये डायग्राम इंपॉर्टेंट है जो गार्ड सेल से रिलेटेड है, प्लांट का है। फिर उसके बाद दूसरा ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का डायग्राम इंपॉर्टेंट है। उसके बाद पेरिस्टल्टिक मूवमेंट क्या होता है पता होना चाहिए, इसोफेगस से जब खाना नीचे जाता है उसको बोलते हैं पेरिस्टल्टिक मूवमेंट। ट्रांसपिरेशन पता होना चाहिए, एक्टिविटी बेस्ड, इस पे क्वेश्चन आ सकता है एमसीक्यू के फॉर्म में। और फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पता होना चाहिए कि फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन क्या है, कैसे बनी है, क्या क्या कंपोनेंट्स हैं, सारी नेसेसिटीज पता होनी चाहिए। नेक्स्ट रेस्पिरेशन की जब बात करेंगे तो रेस्पिरेशन में इस त्रिशूल से एक क्वेश्चन कंफर्म है, पिछले 5 साल से आ रहा है, अभी इस वाले बोर्ड में भी आया था कंपार्टमेंट, या फिर बोर्ड 2 में भी आ सकता है। रेस्पिरेशन वर्सेस ब्रीदिंग पता होना चाहिए। हॉट्स टाइप क्वेश्चन इसमें देखने को मिल सकता है, जरूरी नहीं डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, इस पे एप्लीकेशन बेस्ड हॉट्स टाइप क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। ठीक है। ट्रांसपिरेशन में डबल सर्कुलेशन पे क्वेश्चन आया हुआ है, लिम्फ इंपॉर्टेंट है, आर्टरीज और वेन्स के बीच में डिफरेंस आ सकता है और हार्ट की फंक्शनिंग आ सकती है। ट्रांसपिरेशन अगर ट्रांसपोर्टेशन अगर एनिमल्स के फॉर्म में बात करेगा तो ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। लेकिन अगर प्लांट्स की बात कर लेगा तो इसमें 2 ही मेजर टिश्यूज होते हैं वाटर और फूड के लिए। तो वाटर के लिए जाइलम होता है और फूड के लिए फ्लोएम होता है। एक जाइलम क्या करता है तो यूनिडायरेक्शनल होता है, फ्लोएम मल्टी डायरेक्शनल होता है। जाइलम कहाँ से, रूट से शूट्स की तरफ, और फ्लोएम कहाँ पे, लीव से ओवरऑल
प्लांट में, ठीक है। सो ये कुछ बेसिक बेसिक इन्फॉर्मेशन है, वो याद रखना। फटाफट से एक्सक्रीशन की बात करते हैं, तो एक्सक्रीशन में नेफ्रॉन का डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑर्गन सिस्टम का मतलब जो 4 मेजर ऑर्गन्स काम करते हैं, किडनीज, यूरेटर्स, यूरिनरी ब्लैडर और यूरेथ्रा, ये चारों जो काम आएंगे वो यूरिन फॉर्मेशन के प्रोसेस में काम आएंगे। यूरिन फॉर्मेशन में तुम्हारे को नेफ्रॉन की वर्किंग भी दिखानी पड़ेगी। और उसके बाद डायलिसिस, डायलिसिस क्या होता है, जब आपकी किडनी ठीक से फंक्शन नहीं करती है तब डायलिसिस का प्रोसेस होता है, इसको हीमोडायलिसिस भी बोलते हैं। नेक्स्ट, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन से रिफ्लेक्स आ कंफर्म क्वेश्चन है। फिर उसके बाद एंडोक्राइन ग्लैंड्स, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स के बीच में डिफरेंस आ सकता है। उन ग्लैंड्स में से सबसे इंपॉर्टेंट इमरजेंसी हार्मोन कौन सिक्रेट करता है, तो एड्रेनल ग्लैंड सिक्रेट करते हैं, तो एड्रेनल एक बहुत इंपॉर्टेंट बन जाएगा। अलग अलग पिट्यूटरी ग्लैंड के बेसिस पे भी क्वेश्चन आ सकता है, उसके फंक्शन भी बोल सकते हैं। फिर उसके बाद फंक्शंस ऑफ ब्रेन, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट लग नहीं रहा मुझे, बट देन फिर भी घुमाने के लिए क्वेश्चन कहीं से भी घुमा सकता है। उसके बाद डिफरेंस बिटवीन सीएनएस एंड पीएनएस, तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या काम करता है, उसे क्या फंक्शन है, बुक में क्लियरली मेंशन्ड है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या काम करता है, क्या फंक्शन है, क्लियरली मेंशन्ड है। उसके बाद एक डायग्राम पॉसिबिलिटी इसमें न्यूरॉन की है। नेक्स्ट, प्लांट के बेसिस पर अगर बात करेगा तो लगभग 4 हार्मोन है, ऑक्सिन्स, जिबरेलिन्स, साइटोकिनाइंस और एब्सिसिक एसिड। इसमें से 3 जो मैंने बताए हैं, वो पहले जो 3 बताए हैं वो ग्रोथ प्रमोट करते हैं, और एब्सिसिक एसिड क्या करता है, ग्रोथ इनहिबिट करता है, यानी ग्रोथ खत्म करता है, बिल्डिंग ऑफ लीव्स में हेल्प करता है, प्लांट को खत्म करने में, मारने में हेल्प करता है, ठीक है। मूवमेंट में ट्रॉपिक मूवमेंट और नास्टिक मूवमेंट, और इसमें काफी सारे जो एग्जांपल्स है, टच मी नॉट प्लांट है, या फिर जियोट्रोपिज्म है, जो ट्रॉपिक मूवमेंट्स की बात कर रहा हूँ मैं। नास्टीज और नास्टिक मूवमेंट्स दोनों डिफरेंट है, ध्यान से समझना, ठीक है। नेक्स्ट, रिप्रोडक्शन में क्या आएगा, तो रिप्रोडक्शन में सबसे पहले अगर प्लांट्स की बात करोगे तो फंक्शन आ सकते हैं, जायगोट का क्या फंक्शन होता है, ओव्यूल का क्या फंक्शन होता है, ओवरी का क्या फंक्शन होता है। उसके बाद डायग्राम के बेसिस पर अगर बात करेगा तो पॉलिनेशन, जिसमें सेल्फ पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। उसके बाद एक 5 मार्कर क्वेश्चन यहाँ से कंफर्म है, ध्यान रखना। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करेगा तो स्पोर फॉर्मेशन और रीजनरेशन दोनों इंपॉर्टेंट है। रीजनरेशन में प्लेनेरिया वाला एग्जाम्पल, उसको लर्न और रिवाइज कर लेना। ह्यूमंस की अगर बात करेगा तो सबसे पहला इंपॉर्टेंस ऑफ रिप्रोडक्शन क्या होता है, सर्वाइवल ऑफ द स्पीशी और ये सब। फिर उसके बाद फंक्शंस में मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के फंक्शन, जिसमें प्लेसेंटा, यूट्रस, फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के बाद कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स, तो ये सारे इंपॉर्टेंट बन जाते हैं तुम्हारे रिप्रोडक्शन से। इसके बाहर पढ़ोगे कंफ्यूज होगे, कम से कम टॉपिक पढ़ो, लेकिन ज्यादा से ज्यादा रिविजन करो। मैथ्स के एग्जाम के बाद तुम्हारे पास टाइम होगा जिसमें तुम वो चैप्टर्स, वो टॉपिक्स कर सकते हो जो तुमने अभी तक नहीं पढ़े, जिसपे कमांड नहीं है। बट देन क्वेश्चन प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटीज लेके बैठो, एनसीईआरटीज के जो भी फिक्स टॉपिक्स है जो एनसीईआरटीज में है, मैं वही यहाँ पे सिर्फ डिस्कस कर रहा हूँ। इसके अलावा जो रिफ्रेशर्स हैं, जो अदर बुक्स हैं, वो सब डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिए मैंने, वहां से जाके देख लेना। अगर तुम्हारे पास वो सोर्सेज हो तो बहुत अच्छी बात है, उनसे पढ़ो, अदरवाइज एनसीईआरटी कोई बुरी नहीं है, जितना जितना इसमें है एटलीस्ट उतना उतना तो पढ़ो। नेक्स्ट चैप्टर की बात करते हैं, हेरिडिटी। तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस और डायहाइब्रिड क्रॉस के बेसिस पे क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। इसमें रेशोज भी है, वो ध्यान रखना, जीनोटिपिक रेशो, फिनोटिपिक रेशो क्या होते हैं। इसके बेसिस पे तुम्हारे एक केस स्टडी भी बना सकता है, इनडायरेक्ट क्वेश्चन, एनालिटिकल क्वेश्चन, यहीं से बनने की पूरी प्रोबेबिलिटी। उसके बाद इंपॉर्टेंस ऑफ वेरिएशन क्या हो सकता है, तो इंपॉर्टेंस ऑफ वेरिएशन पे क्वेश्चन थियोरेटिकल क्वेश्चन है, ज्यादा हार्ड नहीं बनेगा, अगर बनेगा तो ईजी आएगा। नेक्स्ट, सेक्स डिटर्मिनेशन कंफर्म क्वेश्चन, सेक्स डिटर्मिनेशन पे कंफर्म क्वेश्चन, ये पता होना चाहिए। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो जाते हैं तुम्हारे हेरिडिटी में से। ऑलमोस्ट तुम्हारा बायोलॉजी का पोर्शन कंप्लीट है विद आर एनवायरनमेंट। आर एनवायरनमेंट में एक टॉपिक बनता है ट्रॉफिक लेवल्स, वो दूसरा एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन रेट का मतलब सन से अगर प्लांट्स अगर एनर्जी ले रहे हैं तो 1% ट्रांसमिशन होता है प्लांट्स के बाद हर एक ट्रॉफिक लेवल पे 10% रूल, इसको और क्या बोलते हैं, 10% रूल, ठीक है। फिर उसके बाद बायोमैग्निफिकेशन क्या होती है, 2-3 साल से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बन रहा है, इस पे कंफर्म कुछ ना कुछ बन सकता है। और बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल क्या होते हैं, वो भी ध्यान रखना। फूड वेब और फूड चेन के बीच में डिफरेंस बिटवीन आ सकता है। सो इनकी एक एक एग्जाम्पल, एप्लीकेशन, वो ध्यान रखना कि क्या पूछ सकता है, कैसे। क्वेश्चंस को 2 बार पढ़ना, आराम से समझ में आएगा क्या पूछ रहा है। याद रखना, जो क्वेश्चन ने पूछा है उसी स्पेसिफिक पॉइंट पर आंसर देना, कंफ्यूज मत होना। लगभग 8 से 9 एमसीक्यूज हैं, तो ट्राई करना कि एमसीक्यूज में एक्यूरेसी मेंटेन रहे, जिससे कि मार्क्स आने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाए। इवेंचुअली क्या होगा कि तुम्हारा कॉन्फिडेंस अगर एमसीक्यूज के थ्रू बूस्ट होगा, 2-2, 3-3 मार्क्स वाले जो क्वेश्चन है उनका आंसर लिमिटेड लाइंस में लिखो। नेक्स्ट, वो तो हो गया तुम्हारा बायोलॉजी का पोर्शन। तो बायोलॉजी के अपने 5 चैप्टर की बात कर ली है, फटाफट से बात कर लेते हैं केमिस्ट्री की। केमिस्ट्री में फर्स्ट चैप्टर है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, उसमें तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। डिस्प्लेसमेंट के साथ साथ डबल डिस्प्लेसमेंट की भी पॉसिबिलिटी आने की उतनी है। रिडॉक्स में इंपॉर्टेंट क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि रिडॉक्स में दोनों हो जाते हैं, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। इसमें मेजरली पूछता क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, और कौन ऑक्सीडाइज हुआ, कौन रिड्यूस हुआ। उसके बाद बैलेंसिंग कंफर्म,
बैलेंसिंग कंफर्म, बैलेंसिंग के लिए तुम एनसीईआरटी रेफर कर सकते हो। एनसीईआरटी में जितनी भी रिएक्शंस हैं जिनकी टिपिकल वो है बैलेंसिंग, वो आने की पूरी पॉसिबिलिटी है। रिएक्टिविटी सीरीज याद कर लेना, ये चारों चैप्टर में काम आएगी, ऐसा नहीं कि सिर्फ और सिर्फ इसके लिए काम आएगी। रिएक्टिविटी सीरीज के बेसिस पे बहुत सारे और क्वेश्चन बन सकते हैं। इसमें से ध्यान रखो, जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन होती है या फिर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है, तो तुम्हें डबल डिस्प्लेसमेंट के लिए अलग से यहाँ से एग्जाम्पल याद करने की जरूरत नहीं है। एस्टरिफिकेशन भी डबल डिस्प्लेसमेंट का एग्जाम्पल है। यहाँ तक कि जो रिडॉक्स, ऑक्सीडेशन, ये सारी जो रिएक्शंस हैं ये भी इन्हीं के बेसिस पे आती हैं, ठीक है। सो अलग से 4-4 5-5 रिएक्शन याद मत करो, एक ऐसे ही होलिस्टिक रिएक्शन याद कर लो जिससे कि तुम्हारा 2-3 रिएक्शन का काम हो जाए। फॉर एग्जांपल डबल डिस्प्लेसमेंट का काम हो जाए, डिस्प्लेसमेंट का काम हो जाए। ऐसे अपने आप को थोड़े थोड़े स्मार्ट वर्क करो, अपने आप को थोड़ा सा डेवलप करो इन टर्म्स ऑफ कि क्या पूछा गया है, क्या पूछ रहा है, कैसे पढ़ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स में बहुत ही फिक्स टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। एसिड प्लस मेटल की रिएक्शन पूछ सकता है, एसिड प्लस बेस की रिएक्शन पूछ सकता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ठीक है। सॉल्ट फॉर्मेशन की रिएक्शन भी बोलते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड वर्सेस वीक एसिड के बेसिस पे एक इनडायरेक्ट क्वेश्चन पूछने की पॉसिबिलिटी हो सकती है, इसी को बोला है एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन इन टर्म्स ऑफ डेली लाइफ, ठीक है। फिर बात करते हैं OH माइनस, जो कॉमन नेचर होता है बेसिस का, उसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। पीएच इन डेली लाइफ, उसके बेसिस पे एक एमसीक्यू बना सकते हैं ये लोग। फिर उसके बाद ये सॉल्ट के पोर्शन में से मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, वॉशिंग सोडा, उसकी रिएक्शन, 3 रिएक्शन होती है वॉशिंग सोडा में, ध्यान रखना, और उसके बाद ब्लीचिंग पाउडर के यूजेस। तो सॉल्ट की कैटेगरी में ज्यादा कुछ क्वेश्चन बनने की पॉसिबिलिटी नहीं है। 5 तरीके के सॉल्ट है, उसमें से मुझे जो बहुत स्पेसिफिक लग रहा है वो वॉशिंग सोडा और ब्लीचिंग पाउडर लग रहा है इस पर्टिकुलर टाइम के लिए। बट देन तुम कम से कम सबके फॉर्मूले और उनकी फॉर्मेशन एटलीस्ट एक बार देख के जाना, एक भी मिस मत करना, ठीक है। नेक्स्ट, मेटल्स और नॉन मेटल्स में एक्सट्रैक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। इसमें कैल्सिनेशन, रोस्टिंग, सल्फाइड्स के ओर्स में या कार्बोनेट के फॉर्म में जो जो भी प्रोसेसेस है वो सारा का सारा इंपॉर्टेंट है। ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़कर जाना है इसको, इसके बारे में इंफॉर्मेशन ले लेना ताकि जब आंसर लिखो तो प्रॉपर फॉर्मेट में हो। उसके बाद एक्सेप्शंस के बेस पे भी आ सकता है कि जैसे डायमंड एक एक्सेप्शन हो गया, ग्रेफाइट एक्सेप्शन हो गया, मर्करी एक्सेप्शन, तो इन बेसिस पे एक्सेप्शन पे एमसीक्यू बन सकता है, 2 मार्क का क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट, इलेक्ट्रोलिसिस, इलेक्ट्रोलिसिस भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। रस्टिंग और कोरोजन इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, बट देन फिर भी इस पे क्वेश्चन बनने की प्रोबेबिलिटी बन जाती है। जैसे कि वो एक एक्टिविटी है तुम्हारी बुक में आयरन नेल्स वाली, वो रस्टेड है और नॉन रस्टेड, उसके बेसिस पे वैसे रस्टिंग और कोरोजन भी इंपॉर्टेंट बन जाएगा। नेक्स्ट, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे डॉट स्ट्रक्चर, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है तुम्हारे मेटल्स और नॉन मेटल्स में। इसमें आयोनिक और कोवेलेंट कार्बोनेट कंपाउंड का भी बात कर सकता है, या फिर इस चैप्टर के थ्रू मानो तो कैसे भी। भाई केमिस्ट्री टोटल 25 नंबर की है, बोर्ड सिर्फ और सिर्फ ये बोलता है कि केमिस्ट्री 25 मार्क्स की है, उसमें चैप्टर वेटेज 6-7 मार्क्स का ही रहता है। अब वो एक क्वेश्चन इसमें से कम करके उसमें से बढ़ा सकता है। सो अपनी तैयारी को फुल फ्लेज्ड सॉलिड अपने एंड पे करना पड़ेगा, रादर देन ये बोल के कि पेपर हार्ड है या डिफिकल्ट है। तुम पढ़ के ही जाओगे तो कोई दिक्कत ही नहीं आएगी ना। चलो नेक्स्ट, कार्बन एंड कंपाउंड बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बड़ा चैप्टर है। अब इसमें पूरा करने का तो टाइम बचा नहीं है, तो सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड के कुछ फॉर्मुलेज हैं, एल्केन्स, एल्कीन्स और एल्काइंस। उसके बाद फंक्शनल ग्रुप्स हैं, वो सारे के सारे उनके जो एक्सटेंशंस हैं और वो कैसे नॉमेनक्लेचर होता है, वो सारी इंपॉर्टेंट चीजें कर कर जाना, ठीक है। वो सारी इंपॉर्टेंट चीजें करके जाना। इसके लिए तुम एनसीईआरटी के साथ साथ में लखमीर सिंह भी रेफर कर सकते हो, और भी कोई अच्छी रिफ्रेशर हो, ऑल इन वन हो या फिर एग्जाम आइडिया हो, तो वो भी रेफर कर सकते हो फॉर प्रैक्टिसिंग एज मच क्वेश्चंस एज पॉसिबल। उसके बाद एस्ट्रिफिकेशन, सपोनिफिकेशन और मिसल फॉर्मेशन, ये तीनों टाइप की रिएक्शन अच्छे से करके जाना। अगर नहीं भी आती होगी तो मिलते जुलते क्वेश्चन में इसको लिखोगे तो मार्क्स बढ़ने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है, ठीक है। उसके बाद वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन पे एक क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी है। यूजेस ऑफ इथेनॉल और इथेनोइक एसिड, इसके साथ साथ इस पर रिएक्शन भी आ सकती है, याद रखना। यूजेस ऑफ इथेनॉल, इथेनॉल और इथेनोइक एसिड के बीच में रिएक्शन भी आ सकती है, ठीक है। नेक्स्ट, रिएक्शन रिलेटेड टू एडिशन और कंबशन, तो ये चैप्टर अपने आप में बहुत बड़ा चैप्टर है, बहुत दिक्कत भी दी होगी इसने पूरे साल भर तुमको, लेकिन अब इतना ही टाइम है कि इसको ऊपर ऊपर से रिवाइज करके आगे बढ़ जाओ, ठीक है। नेक्स्ट, अभी तक अपन केमिस्ट्री और बायो को पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। फिजिक्स की बारी है, फिजिक्स भी तुम्हारे पास 25 मार्क्स की आएगी। लाइट एंड रिफ्लेक्शन से शुरू होगा, उसमें मिरर्स और लेंस दोनों की प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। कन्वर्जिंग क्या होता है, डाइवर्जिंग क्या होता है, कॉनकेव मिरर क्या होता है, कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है, कौन सी इमेज किसमें से बनती है, क्या क्या 6 केसेस किसमें है, 2 केसेस किसमें, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स लेंस, ये सारी की सारी चीजें जो मिक्स है सेम प्रॉपर्टीज वाले, उनको ठीक से करके जाना। प्लेन मिरर की 4 प्रॉपर्टीज होती है, उसमें लेटरल इन्वर्जन, ये जनरली क्वेश्चन पूछ लेता है। रे डायग्राम के बेसिस पे क्वेश्चन आना कंफर्म है, जिसमें वो न्यूमेरिकल के फॉर्म में पहले तो एक केस स्टडी दे देता है कि ऑब्जेक्ट यहाँ रखा हुआ है, फोकल लेंथ ही है, उसके बेसिस पे न्यूमेरिकल है, और फिर नेचर और साइज बता दो। इसके लिए इंपॉर्टेंट क्या है, साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन सीखना पड़ेगा भाई लोग, उसके बिना काम नहीं चलेगा, साइन कन्वेंशन इंपॉर्टेंट है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे अभी
रिसेंटली में ट्रेंड देखा गया कि क्वेश्चन आ रहा है कि स्पीड ऑफ लाइट क्या हो जाएगी एक मीडियम से दूसरे मीडियम पे, तो ध्यान रखना कि इसके स्पीड ऑफ लाइट के बेसिस पे कम से कम 3 से 4 क्वेश्चंस करके जाओ, और प्रीवियस ईयर बोर्ड के क्वेश्चंस जो उसमें एनालाइज करना कि किस टाइप के, किस डिफिकल्टी लेवल के क्वेश्चन है, सो दैट तुमको एक आइडिया मिल जाएगा कि कैसे क्या करना है। ठीक है, नेक्स्ट यूजेस ऑफ मिरर एंड लेंस इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट चैप्टर में ह्यूमन आई, ये ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट उसी का ही एक्सटेंशन है। तो फंक्शंस एंड पार्ट्स ऑफ ह्यूमन आई, जितने भी इंपॉर्टेंट फंक्शंस हो, आइरिस का क्या फंक्शन है, कॉर्निया क्या करता है, रेटिना क्या है, ब्लाइंड स्पॉट क्या है, वो सारे जितने भी वो इंपॉर्टेंट है। डिफेक्ट्स एंड करेक्शन 100% श्योरिटी है, 100%। मतलब इसको तो आग बंद करके जाना है कि 3 तरह की डिफेक्ट्स होती है, उनकी करेक्शन भी होती है उसमें। फिर उसके बाद ग्लास प्रिज्म क्या होता है, अगर ग्लास प्रिज्म रख दे तो क्या होगा, व्हाइट लाइट अगर अपन ने थ्रो करी इन्वर्टेड ग्लास प्रिज्म में, फिर उसके बाद व्हाइट लाइट कैसे निकल जाती है। तो सारे एक्टिविटी बेस्ड, टिंडल इफेक्ट क्या होता है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या होती है, फॉर्मेशन ऑफ रेनबो क्या होता है, ये इस टाइप के कि स्काई का जो कलर है वो ब्लू दिखता है दिन में, रात में ब्लैक। तो ये क्या, जो भी नेचुरल जो चीज़ है, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के जितने भी टॉपिक्स हैं वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट हो जाते हैं केस स्टडी के बेसिस पे। नेक्स्ट, पावर ऑफ अकोमोडेशन। तो पावर ऑफ अकोमोडेशन के बेसिस पे न्यूमेरिकल आ सकता है, जिसमें डायोप्टर दे दिया होगा तुमको, और फाइंड आउट करना होगा कि क्या पावर का लेंस है, क्या पावर के लेंस सूटेबल हो सकते हैं, पावर कम करनी हो तो क्या कर सकते हैं। तो मिक्स सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन बना सकता है तुम्हारे कंफ्यूज करने के लिए, बट देन ईजी ही होगा। फिजिक्स में हमेशा ध्यान रखना, न्यूमेरिकल बहुत ज़्यादा दे देते हैं, लेकिन उनके जो नंबर्स होते हैं वो बहुत ईजी होते हैं। ठीक है, तो वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे कंसेप्ट की नॉलेज लेना चाह रहे हैं, तुम्हारे को कुछ प्रूव नहीं करना, उनको बहुत ईजी नंबर्स होते हैं। अच्छे से अगर फॉर्मूला पता होगा उनको अप्लाई करो, और पक्का न्यूमेरिकल्स होंगे। न्यूमेरिकल देख के डरना मत फिजिक्स में। यूजुअली बच्चे न्यूमेरिकल देख के डर जाते हैं कि इसको क्वेश्चन को तो स्किप कर दो, पर कभी भी न्यूमेरिकल को स्किप मत करना। एटलीस्ट फॉर्मूला लिख कर आओ, उस चैप्टर से रिलेटेड तुम्हें जो भी फॉर्मूला पता है वो लिख के लेकर आओ, वो तुम्हारे को एडिशनल मार्क्स गिफ्ट करेगी। ठीक है, रेनबो फॉर्मेशन एप्लीकेशन बेस बता दिए, आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रिसिटी में ओम्स लॉ की डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है, V इक्वल्स टू आई आर, जहाँ पे रेजिस्टेंस अपन ने कांस्टेंट माना है। ठीक है, ये ओम्स लॉ की डेरिवेशन है। उसके बाद न्यूमेरिकल्स में पैरेलल और सीरीज पे एक बेस न्यूमेरिकल आ सकता है, इसमें डायग्राम भी वो दे सकता है, किसका, इलेक्ट्रिक सर्किट का, इलेक्ट्रिक सर्किट का डायग्राम दे सकता है। कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स के बीच में डिफरेंस पूछ सकता है। ठीक है, व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट, तो 4 कंपोनेंट्स होते हैं, वो बता देना। फॉर्मूले अटमोस्ट इंपॉर्टेंट, इलेक्ट्रिसिटी में फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे बात करते हैं अपन नेक्स्ट चैप्टर की, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इसमें कंपस नीडल वाला एक एक्टिविटी है, वो इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रोमैग्नेट में सोलेनॉइड बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेट या किसी भी बार मैग्नेट को या फिर किसी भी मेटेलिक ऑब्जेक्ट को कैसे इलेक्ट्रोमैग्नेट बना सकते हो, इसके बेसिस पे क्वेश्चन। लेफ्ट हैंड रूल के बेसिस पे एक न्यूमेरिकल। ठीक है, लेफ्ट हैंड रूल के बेसिस पे एक न्यूमेरिकल, और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की क्या प्रॉपर्टीज होती है उसके बेसिस पे न्यूमेरिकल भी पूछ सकता है, तुमको एक केस स्टडी भी दे सकता है, एप्लीकेशन बेस्ड सिचुएशन भी बना के दे सकता है। ठीक है, इन अ नटशेल मैंने वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स टच किए हैं पूरे के पूरे सिलेबस में साइंस के, जो तुम्हारे को अराउंड 60-65 मार्क्स टच करवा देगा अगर तुम इतने टॉपिक्स भी अच्छे से करते हो। पूरा सिलेबस पढ़ने की वजह से जो गलती तुमने बोर्ड फर्स्ट में करी थी वो हो सकता है सेकंड बोर्ड में भी कर दो। तो बहुत स्पेसिफिक पढ़ो, प्रीवियस ईयर जो बोर्ड्स के क्वेश्चन पेपर्स हैं, इस साल के जो बोर्ड के पेपर्स हैं उनको एनालाइज करो, उनसे मिलते जुलते क्वेश्चन ही आएंगे। ओवरऑल बायो 30 मार्क्स की है, केमिस्ट्री 25 की है, फिजिक्स 25 की है। उस अकॉर्डिंग अपना एक पूरा प्लानर बनाओ कि तुमको कैसे क्या चैप्टर्स को पढ़ना है। ठीक है, तुमसे बढ़िया तुम्हें कोई नहीं जानता, कोई भी बोल देगा अपने अकॉर्डिंग। ठीक है, हो सकता है कि मुझे बायो बहुत अच्छी लगती हो लेकिन तुम्हें बहुत फिजिक्स बहुत फैसिनेटिंग लगती हो, तो दोनों का जो वेरिएशन है वो कभी भी इंप्लीमेंट नहीं होता है। तो तुम तुम्हारे अकॉर्डिंग जो बेस्ट हो वो प्लानर बनाओ, बट देन उसको फॉलो जुडिशियसली कर लो। दूसरा कि ये जो बहुत इंपॉर्टेंट जो टॉपिक मैंने आज की क्लास में बताया है, ये अटमोस्ट इंपॉर्टेंट और मोस्ट रिपीटेड टॉपिक्स है।